Welcome to Law Minds. In this video, we will study about vicarious liability. As you all know that vicarious liability is a concept of tort and tort is a civil wrong. टॉर्ट जो है एक ऐसा सिविल रॉन्ग होता है, उसमें हम लोगों को कोई भी इंजरी होती है तो उसमें कंपनसेशन मिलता है, लेकिन ये जो है क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। बिकॉज क्रिमिनल रॉन्ग में हम लोगों को पनिशमेंट्स मिलती है, कोर्ट से हम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इन द टॉर्ट वी विल गेट पनिशमेंट एज कंपनसेशन। सो कोर्ट जो है हम लोगों को कंपनसेशन पे करने को कहती है। मूविंग टू व्हाट इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। अगर हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है एक ऐसे तरह की लाइबिलिटी होती है जिसमें अगर कोई दूसरा पर्सन जो है टॉर्ट कमिट करता है तो उसका जो ब्लेम होता है वो किस पे आता है, फर्स्ट पर्सन पे आता है। तो अगर ए और बी जो है आपस में कोई रिलेशनशिप शेयर करते हैं इन केस, तो ए जो है, ए अगर कहता है कि बी से कि तुम जो हो कुछ काम करो, अगर उस ए ने कहा कोई बी को काम दिया और उसने वो काम किया, बी ने कोई काम किया और उससे जो है उसको इंजरी हो जाती है, तो इन दैट केस हु विल बी लायबल, ए विल बी लायबल। बी की भी लायबिलिटी होगी लेकिन इसमें जो है ए भी लायबल होगा, तो ए को कंपनसेशन यहाँ पर पे करना होगा। So it means the liability of one person for the tort committed by the another। तो इसका मतलब ये है कि एक की जिम्मेदारी दूसरे के सर पे आना, बिकॉज क्योंकि उस फर्स्ट पर्सन ने जो था सेकंड पर्सन को वो टास्क दिया था, उसने वो टास्क असाइन किया था कि जिससे जो है जो सेकंड पर्सन था उससे कोई टॉर्ट कमिट हो गया, तो ये हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी होता है। नाउ अंडर द टॉर्ट लॉ जनरल रूल इज़ दैट एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। हम लोगों को पता है टॉर्ट में जो होता है एक जनरल रूल है कि आप जो है जो भी एक पर्सन ने टॉर्ट कमिट करा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने गलती करी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं होंगी ना रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, बट देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर लायबिलिटी अटैच्ड टू अ पर्सन फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। तो वहाँ पर जो है लायबिलिटी जो है दूसरे पर्सन पे आ जाती है, तो वहाँ पर कौन लायबल होगा, दूसरा पर्सन लायबल होगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं। तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट्स। यहाँ पर जो है लायबिलिटी आती है मास्टर के ऊपर, बिकॉज उसके सर्वेंट में जो है एक गलत काम किया है, उसने जो है इंजरी करी है किसी को, इस वजह से लायबिलिटी यहाँ पर किसकी होगी, मास्टर की होगी। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वाइकेरियस लायबिलिटी का। इन सच केसेस लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। तो इस वाइकेरियस लायबिलिटी के केस में लायबिलिटी जो होती है वो जॉइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। जॉइंट मतलब इक्वली जो है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, ए और बी जो है आपस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सेवरल में ये देखा जाता है कि किसने ज़्यादा मतलब किसने ज़्यादा इंजरी कॉज करी है, उसके डिपेंड पे जो होता है मतलब पनिशमेंट मतलब उसको कंपनसेशन दिया जाता है। Now let us move to the definition of vicarious liability. So Swellman ने कहा in general a person is responsible only for his own acts। जनरली एक पर्सन जो होता है वो अपने ही एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन but there are exceptional cases in which the law imposes on him vicarious responsibility for the acts of others, however blameless himself। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस आते हैं जहाँ पर जो है उसको वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, मतलब किसी दूसरे का जो है टॉर्ट उसके ऊपर आ जाता है और वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, भले ही उसने वो काम नहीं किया है, उसने तो दूसरे से करवाया है, लेकिन उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। Now taking the example, if a construction worker mishandles the control of crane and topples the wall of a nearby building, then the company overseeing the construction will likely face vicarious liability। अगर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है उससे मिसहैंडल हो जाता है, क्रेन जो है उससे उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो बिल्डिंग से जाके लग जाती है क्रेन, तो उसमें जो है कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन का वर्क देख रही थी। Likewise, if an engineer loses control of a train and it proceeds down the track on its own, then the company that owns and operates the train may face vicarious liability for any resulting damages and injuries।
तो ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं फॉर इंजीनियर। इंजीनियर का अगर वो ट्रेन पर से कंट्रोल खो देता है तो और जो है ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है, तो उस केस में जो कंपनी ट्रेन ओन कर रही है वो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर बनेगी और वो डैमेज को पे करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइजेस। कैसे एक वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होगी, तो ये 3 वेज में अराइज होती है, 3 वेज होते हैं इसके। लाइबिलिटी बाय रैटिफिकेशन, लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप, लाइबिलिटी बाय अबैटमेंट। तो लाइबिलिटी बाय रेटिफिकेशन में क्या होता है, वेयर द डिफेंडेंट इज ऑथराइज्ड और रेटिफाइड द पार्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट। डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट वो होता है जो अक्यूज होता है, जिसने वो टॉर्ट करा है। तो यहाँ पर वेयर द डिफेंडेंट इज ऑथराइज, यहाँ पर डिफेंडेंट जो होता है वो ऑथराइज होता है या फिर वो एक एग्रीमेंट साइन करता है कि वो एक ऐसा काम करेगा, वो ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करेगा। तो ये लाइबिलिटी बाय रेटिफिकेशन होता है, मतलब लाइबिलिटी बाय एन एग्रीमेंट। लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, वेयर द डिफेंडेंट स्टैंड्स टू द रॉन्ग डूअर इन अ रिलेशनशिप विच makes him answerable for wrongs committed by the latter, though not especially authorized, example master and the servant। तो इस केस में जो होता है, डिफेंडेंट जो होता है वो रिलेशनशिप में स्टैंड करता है, मतलब जैसे मास्टर और सर्वेंट है। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट, मास्टर जो है वो सर्वेंट के रॉन्ग एक्ट पे रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पर लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप आ जाएगी कि एक के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। नाउ द लाइबिलिटी बाय द अबैटमेंट, वेयर द डिफेंडेंट हैज़ लाइसेंस अनदर टू कमिट अ रॉन्ग। यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो अथॉरिटी दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है कि तुम्हें जो है रॉन्ग कमिट करना है, तो दिस इज द लाइबिलिटी बाय अबैटमेंट। नाउ लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की रिलेशनशिप में जो है लाइबिलिटी आती है। नॉर्मली द पर्सन हु इज़ लायबल फॉर अ रॉन्ग इज़ हु डज द रॉन्ग। तो वैसे तो आपको पता ही है कि जो रॉन्ग करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा, बट लाइबिलिटी फॉर अनदर मे अराइज where the doer of the act and the person sought to be held liable therefore are related to each other। बट लाइबिलिटी जो है स्पेशल रिलेशनशिप में वो आपस में एक स्पेशल रिलेशनशिप करे अगर शेयर कर रहे हैं तो तभी तो एक दूसरे पे लाइबिलिटी आएगी ना उनके ऊपर। जब स्पेशल रिलेशनशिप नहीं होगा तो लाइबिलिटी कैसे आएगी, दैट्स वाई। तो वहाँ पर जो है कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, मास्टर एंड द सर्वेंट, ओनर एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, गार्जियन एंड द वार्ड। नाउ लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द टॉर्च ऑफ हिज सर्वेंट, कि कैसे मास्टर की लाइबिलिटी बन रही है ऑन बिहाफ ऑफ हिज सर्वेंट। अ सर्वेंट इज अ पर्सन who voluntarily agrees, whether for wages or not, to subject himself and at all times during the period of service to the lawful orders and directions of another in respect of certain work to be done। तो एक पर्सन जो है, अगर हम यहाँ पर उस पर्सन की बात करें तो वो सर्वेंट है। सर्वेंट तो आप जानते ही हैं, आप जो काम देंगे उन्हें वो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पैसे दे के करवाएं चाहे आप फ्री में करवाएं, उन्हें तो काम करना ही है, क्योंकि वो आपके पास आपके अंडर काम कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें तो आपका काम करना ही पड़ेगा। अ मास्टर इज अ पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू गिव सच ऑर्डर्स एंड टू हैव देम ओबेड। एक मास्टर वो पर्सन होता है जिसके पास लीगली राइट होता है कि वो ऑर्डर दे और ऑर्डर को मनवाए भी, जो सर्वेंट है उससे ऑर्डर मनवाए। The relation of master and servant exists only between persons of whom one has the order and control over the work done by the other। तो जो मास्टर और जो सर्वेंट रिलेशनशिप तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक के पास कंट्रोल होगा और एक जो है मतलब एक ऑर्डर देगा और कंट्रोल करेगा और जो दूसरा बंदा है वो वर्क करेगा। तो दैट इज़ द मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप। Now the difference between servant and the independent contractor। सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आपस मतलब होता तो मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनकी वजह से दूसरे लाइबल होगा, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है। अ सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बोथ डू द वर्क एट द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है
दोनों लोग ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन वर्क करते हैं, किसी और के बिहाफ पर काम करते हैं. सो इन द केस ऑफ टॉर्ट कमिटेड बाय अ सर्वेंट, a master is held liable, while in the case of independent contractor, the master is not held liable for the tort committed by him. तो अगर हम लोग सर्वेंट की बात करते हैं, सर्वेंट अगर कोई टॉर्ट कमिट कर देता है तो इस केस में मास्टर लायबल होगा. लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से अगर कोई टॉर्ट हो जाता है तो उस केस में मास्टर लायबल नहीं होगा. इन द केस ऑफ सर्वेंट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, which means that along with the instructing what task should be done by the servant, the master also has the right to instruct the manner in which the task has to be done, and thus the servant does not have autonomy in the performance of his duty. तो सर्वेंट जो है एक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में होता है. इसका मतलब ये होता है कि जो मास्टर कहेगा उसको सर्वेंट को करना ही पड़ेगा, चाहे वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो. लेकिन मास्टर के पास जो है राइट है कि वो कोई भी काम कह सकता है सर्वेंट से, और सर्वेंट को जो है कंपलसरी वो ड्यूटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी. इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल लेते हैं. If P is the owner of newspaper and his machinery is damaged and he calls J to repair it. So P यहाँ पर न्यूज़पेपर का ओनर है और उसकी मशीनरी डैमेज हो गई है, जिससे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है वो डैमेज हो गया है. तो वहाँ पर जो है P J को बुलाता है कि रिपेयर करो. तो P मास्टर हो गया, J is the servant. Here P can instruct him what to do, but how to repair the machinery is left to be done by J without any instructions from P. तो यहाँ पर P जो है खाली इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि कैसे आप जो है मशीनरी रिपेयर करोगे, लेकिन J कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, J के ऊपर डिपेंड करता है. तो सिमिलरली मास्टर जो है ऑर्डर देगा कि तुम्हें ऐसा काम करना है, लेकिन इट डिपेंड ऑन द सर्वेंट how he do the work. Now moving to the next, where in the case of an independent contractor there is a contract for service, which means he can only be instructed as to what should be done, but how to do the work is left at his will, and he does not take any instructions from the master. तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, लेकिन उसको सिर्फ हम लोग इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा, लेकिन उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि उसे इंस्ट्रक्शन लेने हैं मास्टर के कि नहीं लेने हैं, एंड हाउ ही हैव टू डू द वर्क. तो वो टोटली डिपेंड ऑन द independent contractor. Now taking the illustration, if P is the owner of the newspaper and his machinery is damaged and he calls J to repair it, here P can instruct him what to do, but how to repair the machinery is left to be done by J without any instructions from the P. तो दिस इज़ द सिमिलर एग्जाम्पल. तो यहाँ पर जो P जो है वो न्यूज़पेपर का ओनर है, मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पर. तो इट टोटली डिपेंड ऑन J कि उसे इंस्ट्रक्शन लेने हैं या नहीं लेने हैं P से. तो और कैसे रिपेयर करना है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, J के ऊपर डिपेंड करेगा. Now moving to the next slide, that is principle on which vicarious liability is justified. तो दो प्रिंसिपल्स हैं इसमें जिसके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी को हम जस्टिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द क्विड फेसेट पर एलियम फेसेट पर से, एंड द सेकेंड वन इज़ द रिस्पोंडेंट सुपीरियर. तो क्विड फेसेस पर एलियम फेसेट पर से का मीनिंग होता है कि ही हु डजंट एक्ट थ्रू अनदर. अगर कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से काम करवा रहा है, इज़ डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ. तो लॉ में ये कहा जाएगा कि वही पर्सन जो है काम कर रहा है जिसने दूसरे पर्सन से काम करवाया है. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी, अगर ए ने कोई वर्क असाइन करा है बी को करने को, तो लॉ में ये समझा जाएगा कि वो काम ए ही ने ही करा है. सो हियर द मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सर्वेंट्स एक्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन दिस मैक्सिम. तो इस मैक्सिम में जो सर्वेंट का एक्ट होगा, जो भी सर्वेंट काम करेगा, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. मास्टर अगर वो सर्वेंट कोई टॉर्ट कमिट कर देता है तो मास्टर को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर कहा जाएगा. नाउ द रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल.
तो जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, मतलब जैसे कि मास्टर और सर्वेंट में बात करते हैं, मास्टर और सर्वेंट में अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियर कौन हुआ? मास्टर। तो लाइकवाइज मास्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो है टोटली मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है कि लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सच रॉन्ग ऑफ द सर्वेंट और एजेंट as is committed in the course of the service. दोनों एक्सप्रेस कमांड और प्रिविटीज ऑफ द मास्टर इज प्रूव्ड। अगर मास्टर से कोई भी गलती मतलब प्रूफ नहीं हो रही है, उसने मतलब सर्वेंट ने कोई गलती करी है लेकिन उसमें जो है मास्टर ने तो कुछ करा ही नहीं है ना, और तब भी जो है मास्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, बिकॉज मास्टर जो काम करवा रहा है वो सर्वेंट से करवा रहा है ना, लेकिन सर्वेंट मास्टर के कहने पे काम कर रहा है। दैट्स वाई लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर मास्टर को रिस्पॉन्सिबल हम लोग कहेंगे। नाउ टेकिंग द केस लॉ, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीमती शेखू एंड अदर्स। The deceased and his brother were going on a bicycle, and a jeep, which was owned by a district collector, came from opposite side and hit them, which resulted in the death of the deceased. तो जो डिसीज था और उसका भाई वो साइकिल पे जा रहे थे और वहाँ से एक जीप आई जो कि किसकी थी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जीप थी। वो अपोजिट साइड से आ रही थी और उसने उनको टक्कर मार दी, जिस वजह से डिसीज की डेथ हो गई। इन दिस केस द कोर्ट clearly stated that the definition of vicarious liability means that one person take or supplies the place of another so far as liability is concerned. तो इस केस में कोर्ट ने क्लियरली ये स्टेट करा और डेफिनेशन बताई वैकेरियस लाइबिलिटी की कि दैट वन पर्सन, एक पर्सन जो भी लेता है, सप्लाई लेता है, मतलब दूसरे की प्लेस लेता है, लेकिन लाइबिलिटी किस पे आएगी? जिसकी वो जीप थी। लाइबिलिटी तो जीप के ओनर की आएगी ना, उस पर्सन की थोड़ी आएगी जो वो गाड़ी चला रहा था। तो इट मीन्स दैट द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द थॉट ऑफ अनदर इन विच ही हैड नो पार्ट। तो यहाँ पर जो है लाइबिलिटी उस पर्सन की ही बनेगी जिसने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया है। The court also stated that an owner of a car would be liable for an accident caused by his servant during the time of his employment. तो वो उस वक्त उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था ना वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जीप भी किसकी थी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थी। तो दैट्स वाई द ओनर ऑफ द कार विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल हियर। नाउ another case, Pushpabai Purushottam Udeshi and others versus Ranjit Ginning and Pressing Company. The deceased was travelling in a car driven by the manager of the respondent company, and it met with an accident as a result of which he died. जो डिसीज था वो एक कार से ड्राइव कर रहा था। जो उसका कार कौन चला रहा था? मैनेजर चला रहा था। जो कंपनी थी उसका मैनेजर चला रहा था वो कार, और डिसीज उसी कंपनी में काम करता था। और वो जो था एक एक्सीडेंट से मेट हो गया, मतलब एक एक्सीडेंट हो गया उसका, एंड ही डाइड। द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, जो डिसीज के ऊपर डिपेंड करते थे, उन लोगों ने क्लेम फाइल करा। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। एंड द ट्रिब्यूनल अलाउड damages, but on appeal to the High Court, it was set aside on the ground that the accident does not make the respondent company liable. जो ट्रिब्यूनल ने तो डैमेज अलाउ कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक अपील दी गई हाई कोर्ट को, जहाँ पर ये कहा गया कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो ग्राउंड्स पे नहीं हुआ है, जो कंपनी के ग्राउंड्स थे उन पे नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कंपनी लायबल नहीं होगी। बट द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट overruled the judgment of the High Court and held that from the facts of the case, it was clear that the accident has occurred due to the negligence of the manager who has driving the vehicle in the course of his employment, and therefore the respondent company was liable for his negligent act. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को ओवररूल कर दिया, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसे ओवररूल कर दिया, और ये स्टेट करा कि जो इस केस जो है एक्सीडेंट का केस है, यहाँ पर एक्सीडेंट इस वजह से कॉज हुआ है क्योंकि मैनेजर जो था यहाँ पर नेग्लिजेंट हो गया था। वो व्हीकल चलाते समय नेग्लिजेंट हो गया था,
और उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो उस एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी ने तो उसे भेजा होगा ना उस डिसीज़ के साथ, तो वो इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर कंपनी ही लायबल होगी। नाउ वी विल स्टडी द रॉन्ग मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि अगर कोई वर्कर जो है उस अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, मतलब जो उसकी ड्यूटी है वो उस टाइम में उससे जो होता है कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है, तो वहाँ पर वो केसेस दिए हैं यहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट the customer of the bank gives some amount of check to the bank employee in its capacity as a friend for being deposited in the account। इस केस में ये हुआ था कि जो कस्टमर था, बैंक का जो कस्टमर था, उसने अमाउंट या फिर चेक बैंक के एम्प्लॉय को दिया था, लेकिन वो बैंक का एम्प्लॉय जो था वो फ्रेंड था उसका, तो वो एज अ फ्रेंड दिया था। कस्टमर ने जो था वो जो चेक था वो अपने फ्रेंड को दिया था, एज अ फ्रेंड दिया था, नॉट एज द बैंक एम्प्लॉय, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी रिसिप्ट, और बिना कोई रिसिप्ट के दिया था। द बैंक एम्प्लॉय इज नॉट डीम्ड टू बी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया, जजमेंट ये आया, यहाँ पर जो बैंक एम्प्लॉय था वो तुमने पैसा जो था, उस कस्टमर ने पैसा उसे एज अ फ्रेंड दिया था, वो उस टाइम पर जो था वो बैंक में अवेलेबल नहीं था और ना ही उसने रिसीव दी, तो इस वजह से जो था इस केस में जो था उसे कंपनसेशन नहीं ऑब्टेन हुआ। लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी, ये 1862 का केस है। इस केस में द ड्राइवर ऑफ द डिफेंडेंट कंपनी विलफुली एंड अगेंस्ट द एक्सप्रेस ऑर्डर नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन रेसी और टू ऑब्स्ट्रैक्ट अदर ओमनीबसेस हैड ड्राइवन टू ऑब्स्ट्रैक्ट द ओमनीबस ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर जो ड्राइवर था डिफेंडेंट कंपनी का, मतलब जो अक्यूज कंपनी थी, उसका जो ड्राइवर था उसने अपनी इच्छा के अनुसार एंड द अगेंस्ट द एक्सप्रेस ऑर्डर्स, जो ओमनीबस कंपनी थी उसके जो ऑर्डर्स थे उसके ऑर्डर्स ये थे कि आप जो है जब भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी आप बस ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ना ही रेसिंग करेंगे ना ही क्रॉस ओवर करेंगे दूसरी बस से। लेकिन इस केस में जो ड्राइवर था उसने अपनी विल के हिसाब से दूसरी जो ओमनी बस थी उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया। इन द केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट कंपनी वॉज लायबल। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि डिफेंडेंट कंपनी जो है लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ द ड्राइवर के एक्ट के लिए ओमनी बस की जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज द ड्राइवर एक्ट ऑफ ड्राइविंग द ओमनी बस वॉज विद इन द स्कोप ऑफ द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो था ड्राइवर जो था वो इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट मतलब उसकी जो सर्विस जब वो प्रोवाइड कर रहा था उसी टाइम में एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से उस कंपनी को लायबल ठहराया गया और उसे कंपनसेशन देना पड़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से समझ आया। तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो होती है उसमें एक पर्सन जो होता है वो दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें जैसे ए ने जो है ऑर्डर दिया बी को कि तुम्हें जो है ऐसा काम करना है, और उस काम करने से बी से जो है कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए रिस्पॉन्सिबल होगा, सारी लायबिलिटी ए की होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्पेशल रिलेशनशिप्स भी होते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी में, और ये भी इसमें आता है कि जो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपसे टॉर्ट कमिट हो रहा है तो उसमें भी लायबिलिटी आती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।